नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं और इन्वर्टर का एप्लीकेशन क्या है। बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने दो वेवफॉर्म ड्रा की हुई है। ये एक डीसी सप्लाई की वेवफॉर्म है, एसी सप्लाई की वेवफॉर्म है। ये डीसी सप्लाई जो है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पे मेजर करो, भले टाइम जाने के बाद में यहाँ पे मेजर करो तो ये वेवफॉर्म जो है हर समय पे कांस्टेंट रहेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जीरो रहती है। कि ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, जो इंडिया में हमारे घर में आती है। ये पॉजिटिव अप साइकिल है, ये निगेटिव अप साइकिल है। मतलब ये जो वेवफॉर्म है ये अल्टरनेटिंग है और ये हमेशा चेंज होती रहती है। कभी ये जीरो रहेगी, कभी ये मैक्सिमम रहेगी, कभी ये फिर से जीरो रहेगी, कभी निगेटिव में मैक्सिमम रहेगी। तो ये वेवफॉर्म जो है ये अल्टरनेटिंग है और इसका जो पॉजिटिव या निगेटिव अप साइकिल वाला अगर पीरियड देखें तो ये 20 मिली सेकंड रहता है। क्योंकि ये जो साइकिल है ये कंप्लीट साइकिल है, ये ऐसी 50 साइकिल आती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में। तो ये अगर उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया जाए तो ये जो हाफ साइकिल का जो टाइम रहता है ये 20 मिली सेकंड रहता है। ओके, अभी देखते हैं हम कि इन्वर्टर जो है ये डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम, इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। ये यहाँ पे डीसी सप्लाई देती है जो कि बैटरी से मिलता है। और ये ऐसे स्विच लगे होते हैं यहाँ पे। ये स्विच मतलब एक आईजीबीटी स्विच, आईजीबीटी स्विचेस रहते हैं। आईजीबीटी स्विच एक ऐसा स्विच है कि जिसे अगर पल्स दिया जाए, उसे अगर सप्लाई दिया जाए तो वो स्विच की तरह वर्क करता है, वो ऑन होता है। अगर सप्लाई दिया जाए, अगर उसका सप्लाई निकाल दिए तो वो ओपन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 स्विच लगे होते हैं और ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैं एसी सप्लाई ले सकता हूँ। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस रहती है। जैसे कि मैंने बोला कि एसी सप्लाई में एक पॉजिटिव अप साइकिल रहती है और एक निगेटिव अप साइकिल रहती है। तो ये पॉजिटिव अप साइकिल बनाने के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो स्विच है S1 और S4 ये ऑन रहेंगे और जो दो बचे स्विच S2 और S3 ये ऑफ रहेंगे इस कंडीशन में। तो मेरी पॉजिटिव अप साइकिल बन पाएगी। और निगेटिव अप साइकिल में जो है S2 और S3 ये स्विच ऑन रहेंगे और ये जो बाकी दो स्विच है ये ऑफ रहेंगे। ओके, मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कैसा रहेगा। अगर S1 और S4 ऑन है तो ये जो वेवफॉर्म है पॉजिटिव से करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ आ जाएगा। ये स्विच क्लोज है तो ये यहाँ पे जाके यहाँ से होके यहाँ पे आएगा और ये स्विच ऑन है। ओके, ये क्लोज है ये यहाँ से निगेटिव में जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन अपनी ट्रेस कर लिया हमने। अगर ये यहाँ पे देखे तो ये फर्स्ट कंडीशन में तो ये पॉजिटिव से होके ये स्विच क्लोज है, यहाँ से आके ये वापस जा रहा है, मतलब सर्किट क्लोज हो रहा है। ये इसकी वेवफॉर्म जो है ये डीसी की वेवफॉर्म ऐसी स्ट्रेट थी तो ये वेवफॉर्म जो है ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कट हो जाएगी। क्योंकि जो 20 मिली सेकंड का टाइम है हाफ साइकिल का, उसके बाद में मैं ये जो दो स्विच है ये ऑफ कर दूंगा तो ये सप्लाई, ये जो वेवफॉर्म है यहाँ पे कट हो जाएगी पाइप पे। सभी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि S2 और S3 ये जो दो स्विच है ये ऑन रहेंगे। अभी सर्किट कैसे ट्रेस होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से आएगा, ये क्लोज है, ये ओपन है तो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ से आके ये क्लोज है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से होके यहाँ आएगा, ये स्विच ऑन है तो यहाँ से होके निगेटिव में जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया कंडीशन 2 में। कंडीशन 2 में जो है ये सर्किट ऑपरेट होगा। पॉजिटिव से होके S3 में जाएगा, S3 से होके ये AC से होके निगेटिव में जाएगा। अभी अब अगर आपने ये वेवफॉर्म देखी तो वेवफॉर्म जो है ये निगेटिव अप साइकिल में ये वेवफॉर्म ऐसे आएगी। ये निगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि अगर पहला सर्किट आप देखोगे तो इस पॉइंट पे निगेटिव था, इस पॉइंट पे निगेटिव था और इस पॉइंट पे जो है ये पॉजिटिव है। अगर दूसरी कंडीशन आप देखोगे तो दूसरी कंडीशन में जहाँ पे निगेटिव था जहाँ पे पॉजिटिव आ गया, जहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो ये जो वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म जो है वो रिवर्स में आएगी, ये निगेटिव में आएगी। अगर इसकी इक्विवेलेंट अगर आप वेवफॉर्म देखोगे तो इक्विवेलेंट वेवफॉर्म ये ऐसी आएगी, मतलब पॉजिटिव अप साइकिल और पाई के बाद में निगेटिव अप साइकिल, ये इक्विवेलेंट वेवफॉर्म है। ओके, बट ये जो वेवफॉर्म है ये स्क्वायर वेव है। हमें तो चाहिए कि साइन वेव, मतलब एसी सप्लाई में जो हमें घर में जो यूज़ करना है वो तो प्योर साइन वेव चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी। अभी ये जो दो स्विच है S1 एंड S4, ये जो दो स्विच है ये मैंने ऑन किए पर ये कंटिन्यूस हाफ साइकिल के लिए ऑन है।
मतलब अगर एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज है, तो ये जो स्विच है, ये स्विच की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितने समय के लिए ऑन हो रहा है और कितने समय के लिए ऑफ हो रहा है एक सेकंड में, तो अगर वो काउंट किया जाए तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज है। सो अगर वो जो स्विचिंग डिवाइसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं 50 हर्ट्ज से 5000 कर दूँ, तो ये जो स्विचिंग डिवाइसेस है ये एक हाफ साइकिल में 50 बार बंद होगी और 50 बार चालू होंगे, तो मेरी जो वेवफॉर्म है ये साइनसोइडल के क्लोज जाएगी। ओके, सो वो कैसे करना है? सो ये जो पॉजिटिव अप साइकिल है, पॉजिटिव अप साइकिल में मेरे जो स्विचिंग डिवाइसेस है S1 और S4, ये मैं कई बार चालू करूँगा, कई बार बंद करूँगा। सो मेरी जो वेवफॉर्म है ये मुझे ऐसे मिल सकती है। पर इसमें भी ये जो वेवफॉर्म है ये मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा चाहिए, फिर यहाँ पे कम चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा? ये जो पल्स है, ये पल्स मैं यहाँ पे कम ड्यूरेशन के लिए दूंगा, फिर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन, फिर ज़्यादा ड्यूरेशन, फिर ज़्यादा ड्यूरेशन, और फिर कम ड्यूरेशन के लिए, मतलब अब घटा के ड्यूरेशन घटाना पड़ेगा मुझे। फिर यहाँ पे कम ड्यूरेशन, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद में मुझे ड्यूरेशन घटाना पड़ेगा। सो ये ऐसी वेवफॉर्म आएगी। पर ये भी प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत है। सो ये जो डिस्टॉर्शन है ये मुझे निकालना है, तो मुझे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। सो ये जो डिस्टॉर्शन है ये निकालने के लिए मुझे हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और पाई टाइप फिल्टर, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं जो कि डिस्टॉर्शन निकालते हैं। डिस्टॉर्शन निकालना मतलब क्या है एग्जैक्टली? सो ये जो वेवफॉर्म है हमें जो चाहिए वो 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म है, और वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमें चाहिए 50 हर्ट्ज की। ओके, पर जब DC टू AC कन्वर्जन होता है तब ना कि 50 हर्ट्ज की वेवफॉर्म बनती है, उसके साथ में कोई 25 हर्ट्ज की, कोई 100 हर्ट्ज की, कोई 150 हर्ट्ज की, कोई वो 1000 हर्ट्ज की, कोई 5000 हर्ट्ज की वेवफॉर्म भी जनरेट होती है। सो ये जो वेवफॉर्म्स रहती है जो कि फंडामेंटल 50 हर्ट्ज को छोड़ के जो वेवफॉर्म रहती है उसे हार्मोनिक्स बोलते हैं। और ये हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए हमें फिल्टर वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, और ये जो फिल्टर वगैरह यूज़ करने के बाद में भी जो डिस्टॉर्शन रह जाता है उसे हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ही बोलते हैं। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एक समेशन की जाती है उसकी, और वो समेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम इन्वर्टर चूज़ करते हैं तो। ओके, सो ये जो वेवफॉर्म है ये फिल्ट्रेशन के बाद में हमें मिली है, सो ये भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड है। सो इसमें हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है उसका परसेंटेज अवेलेबल है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसका जो समेशन हम करेंगे तो उसे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं, THD। ये आपने सुना होगा। अभी हम देखते हैं कि THD क्या होता है। सो THD जो है ये एक समेशन रहता है। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V1 है, जो हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये V1 है, और इसकी V1 की RMS वैल्यू है। और ये जो बाकी की फ्रीक्वेंसी है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आती है, ये V2, V3 और अप टू Vn, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेंगे हार्मोनिक्स की उसकी स्क्वायर की समेशन की जाती है। उसका स्क्वायर रेट निकाल के उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर किया जाता है। ओके, यहाँ पे V1 जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और उसकी RMS वैल्यू है, और V2 और V3 और Vn मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक्स वाली जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अलग है, जो हमें नहीं चाहिए, वो अनवांटेड है। सो ये फ्रीक्वेंसी की एडिशन की जाती है। तो ये जो बाकी जो सारी फ्रीक्वेंसी है वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है और उसकी RMS वैल्यू ली जाती है। ओके, अभी THD परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सो ये जो समेशन आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी THD परसेंटेज निकलती है। और इंडिया में अगर हम इन्वर्टर परचेस करने जाए तो इसकी THD वैल्यू जो है, जो अलाउेबल है, वो करीब करीब लेस देन 5% हम इंडिया में अलाउ करते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टर क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे लोड शेडिंग होता है। तो ये लोड शेडिंग क्यों होता है? अगर कोई जगह पे लोड अनबैलेंस है, डिमांड ज़्यादा है लोड की पर सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो जो रेजिडेंशियल एरिया है उस रेजिडेंशियल एरिया की ग्रिड कट करती है, सप्लाई कट करती है ताकि इंडस्ट्री चल पाए। ओके, या तो फिर किसी टाइम पे शटडाउन के लिए, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया जाता है, तो उस समय पे ग्रिड चली जाती है। तो उस समय पे अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अगर क्रिटिकल लोड है हमारा जो कि हमें चलाना है, तो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ की अगर हमें रिवेन्यू जनरेट करना है, जो कि हम सोलर बैठा है हमने, या तो फिर हमने विंड टर्बाइन लगाया है घर पे हमारे, या तो फिर कमर्शियल बिल्डिंग पे, और उसकी जो पावर है वो हमें ग्रिड को बेचनी है, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम इन्वर्टर लगाते हैं जो कि
सोलर से या विंड से एनर्जी जनरेट करेगा इन्वर्टर, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बेचेगा ताकि रिवेन्यू मिल पाए। ओके, अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। उस इन्वर्टर के टोटल 4 टाइप होते हैं। पहला ऑफ ग्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड बाई डायरेक्शनल, और चौथा ग्रिड टाई इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर का जो इनपुट है और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है, इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से ये जो सारे टाइप है उसमें से इन्वर्टर चूज किया जाता है। ओके, सो हम पहले देखते हैं कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है। सो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में भी करीब करीब 2 टाइप होते हैं, एक ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है और एक ट्रांसफार्मर लेस होता है जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ये जो टाइप है इसमें ट्रांसफार्मर है। ओके, तो बेसिकली इसका जो ब्लॉक डायग्राम है मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, 48 वोल्ट की, कौन सी भी रह सकती है, और ये इन्वर्टर को फीड कर रही है। और ये इन्वर्टर जो है ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड डिवाइस है, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है। तो ये क्या करता है, 12 वोल्ट डीसी जो है या तो फिर 24 वोल्ट डीसी है, ये 24 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, या तो फिर 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। और ये 24 वोल्ट जब आ जाएगा तो 24 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर कर देता है। ट्रांसफार्मर एसी में कन्वर्ट करता है, पर उसका वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं, और वोल्टेज अगर घटाना है तो वो भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के हिसाब से। सो ये 12 वोल्ट जो है ये ट्रांसफार्मर को देता है, और ये ट्रांसफार्मर जो है ये उसे 230 में बदलता है। ओके, और ये हम जो इन्वर्टर से जो सप्लाई लेते हैं वो 230 का मिलता है। ये हो गया ट्रांसफार्मर बेस्ड डिवाइस। इसमें क्या होगा कि जब ग्रिड रहेगी तो ग्रिड जो है ये बैटरी को चार्ज करेगी, इसमें एक रेक्टिफायर भी लगा होता है। सो ग्रिड से बैटरी चार्ज होगी जब ग्रिड है, जब ग्रिड कट जाएगी तो ये जो बैटरी में पावर मैंने स्टोर की हुई है, ये बैटरी में से पावर जो आएगी वो लोड को सप्लाई होगी। मतलब लोड अपना बंद नहीं रहेगा जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लेस डिवाइस कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। सो इसमें क्या होता है कि ये बैटरी तो मेरी वही सेम रहेगी, भले 12 वोल्ट की रहे, भले 24 वोल्ट की रहे, या तो 48 वोल्ट की रहे, पर इसमें बैटरी के बाद में एक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर लगता है। वो क्या करता है कि 12 वोल्ट की अगर बैटरी है, 24 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो उसका वोल्टेज जो है ये 240 या 250 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो 240 वोल्ट डीसी का सप्लाई है, डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्ट को मेरा इन्वर्टर जो है ये 240 या 230 जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 230 एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये 230 जो है ये लोड को जाता है। ओके, तो इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, इसमें डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर ने ट्रांसफार्मर का काम कर दिया। ओके, सो ये भी, इसका भी फंक्शन वही है, जब ग्रिड रहेगी तब बैटरी चार्ज होगी और ग्रिड के थ्रू लोड सप्लाई होगा, और जब ग्रिड चली जाएगी तो बैटरी जो है ये लोड को फीड करेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या होता है कि बाकी सब फंक्शन सेम रहते हैं, खाली सोलर ऐड हो जाता है। तो सोलर क्या करेगा, जब तक सोलर पावर अवेलेबल है, मतलब दिन के समय में सुबह करीब करीब 6-7 बजे सोलर की पावर आ जाती है, और शाम को 6 बजे के करीब वो सोलर की पावर चली जाती है, मतलब सूरज ढल जाता है। ओके, तो दिन के समय में सोलर जो है ये बैटरी को भी फीड कर सकता है और लोड को भी फीड कर सकता है। ओके, अगर सोलर अच्छा खासा है तो इन्वर्टर जो है ये चार्जिंग के लिए ग्रिड से पावर नहीं लेगा, बैटरी चार्जिंग के लिए या लोड सप्लाई के लिए। तो अगर लोड कम है तो सोलर की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर बैटरी चार्जिंग के लिए यूज होगी। अगर लोड ज़्यादा है तो पहले लोड सप्लाई होगा मैक्सिमम पावर से, और उसके बाद में बैटरी में पावर फीड होगी। ओके, अगर सोलर की पावर कम है और बैटरी डिस्चार्ज है और लोड के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो ग्रिड से सप्लाई होगा लोड, और बैटरी चार्जिंग भी ग्रिड से होगी। ओके, अभी हम देखते हैं कि हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर में सोलर भी रहता है, बैटरी भी रहती है, लोड लगा होता है, और इसमें बायडायरेक्शनल है, मतलब ये इसमें एक नेट मीटर भी लगा होता है। बायडायरेक्शनल का मतलब है कि अभी तक हम ग्रिड से एनर्जी खाली ले रहे थे। अभी अगर सोलर की एनर्जी ज़्यादा है जो कि लोड को नहीं लग रही है, ये बैटरी को नहीं लग रही है, तो जो बची एनर्जी है वो वेस्ट होने से अच्छा है कि हम उसे ग्रिड को बेच दे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसे बेच दे ताकि हमें रिवेन्यू मिल पाए, या तो फिर अगर बिल ज़्यादा आता है पावर इंपोर्ट करने से। सो अगर सोलर की पावर हम ग्रिड को बेचते हैं तो उतना यूनिट का हमें माइनस हो जाए, उसमें उतने यूनिट जो हमारा बिल आ रहा है इंपोर्ट का, हम जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो बिल आ रहा है उसमें माइनस हो जाए। अगर 10 यूनिट का हमें बिल आ रहा है और हम 5 यूनिट भेज रहे ग्रिड को, तो हमें बिल जो है वो 5 यूनिट का ही आएगा। ओके, सो ये हाइब्रिड बायडायरेक्शनल इन्वर्टर कैसे वर्क करेगा, अगर सोलर की पावर है
अवेलेबल है, अच्छा खासा सोलर है और बैटरी भी फुल चार्ज है और लोड भी कम है, तो ये जो सोलर की पावर है ये ग्रिड को फीड करेगा, ये बेच देगा ग्रिड को। अगर सोलर की पावर ज़्यादा है, बैटरी भी डिस्चार्ज है और लोड भी बहुत अच्छा खासा है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, या तो फिर लिमिटेड जितना पावर बच रहा है उतना ही एक्सपोर्ट करेगा। और अगर सोलर नहीं है और बैटरी डिस्चार्ज है और लोड लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्रिड से भी पावर ले सकता है। ओके, अभी अभी हम देखते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जो कि लास्ट वाला जो टॉपिक था, लास्ट वाला जो टाइप था, वो कैसे वर्क करता है। ओके, ऑन ग्रिड इन्वर्टर खाली रेवेन्यू पर्पस के लिए बना होता है, ये लोड को सप्लाई नहीं करता है, मतलब बैकअप लोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये सोलर लगा होता है, ये सोलर डायरेक्टली ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जाता है। और ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या करता है, ये बेसिकली सोलर ऑपरेटेड इन्वर्टर है। अगर सोलर रहेगा तभी ये ऑन रहेगा। ओके, अगर सोलर कट जाए तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रिड जो है ये 24/7 अवेलेबल रहती है। ओके, तो अगर ग्रिड 24/7 है तो ये इन्वर्टर हमेशा चालू रहेगा, हमेशा इसका जो वर्किंग है, इसका जो सेंसिंग है, जो डीसी को सेंस करता रहेगा अगर एसी पे ऑपरेटेड रखा हमने तो इसका जो नो लोड का जो लॉस है, वो लॉस बचाने के लिए हमेशा सोलर पे ऑपरेट करते हैं, ताकि ये जो दिन का समय है उस उतने ही समय के लिए ऑन रहे, बाकी समय के लिए ऑफ रहे, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, सोलर नहीं है तो। ओके, तो इसे सोलर मिल गई इन्वर्टर को, सोलर मिलने के बाद में ये वेट करेगा ग्रिड सप्लाई की। तो ग्रिड सप्लाई की वेट करेगा और ग्रिड सप्लाई देने पर ये ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, ग्रिड का वोल्टेज और जो फेज एंगल है, जो फेज हम इसे दे रहे हैं, वो फेज एंगल सेंस करेगा और सिंक्रोनाइज करके इन्वर्टर वही फेज फीड करेगा विथ सेम फ्रीक्वेंसी, विथ सेम वोल्टेज एंड विथ सेम फेज एंगल। ओके, सो ये जो सप्लाई ये फीड करेगा, ये जो पावर ये फीड करेगा, तो ये पावर को प्रायोरिटी जो रहेगी ये लोड पहले रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रायोरिटी जो रहेगी ये पहले लोड को रहेगी। ओके, ये लोड जो है ये ग्रिड पे भी चल सकता है और ये इन्वर्टर पर भी, मतलब ये एक इन्वर्टर जो ग्रिड को टाई हो गया, मतलब ये एक कॉमन ग्रिड ही हो गई। ओके, तो ये लोड जो है ये ग्रिड पे है, ना कि इन्वर्टर पे। ओके, सो ये नेट मीटर लगा है, जैसे कि मैंने हाइब्रिड बायडायरेक्शनल में इन्वर्टर में बताया कि ये ग्रिड से इंपोर्ट भी कर सकता है। बेसिकली ये इन्वर्टर इंपोर्ट नहीं कर रहा है, ये लोड इंपोर्ट कर रहा है ग्रिड से। ओके, और ये बचा कुचा पावर जो है इन्वर्टर ये बाहर बेच भी सकता है। ओके, तो ये इन्वर्टर जो है ये खाली रेवेन्यू पर्पस के लिए बनाया जाता है। और कमर्शियल अगर है प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई स्कूल में लगता है, कोई फैक्ट्री में लगता है, तो ये खाली कमर्शियल पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं और इन्वर्टर का एप्लीकेशन क्या है। तो इन सारे टॉपिक में से कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।